साथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, 3 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। बता दें कि सत्र में अनुपूरक बजट भी किया जाएगा पेश। अनुपूरक बजट में छात्रा स्कूटी योजना, नए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बजट की व्यवस्था की जाएगी। नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और राजमार्गों को मिलेगी गति। वकीलों को कैशलेस इलाज, कृषक छात्रवृत्ति में वृद्धि का प्रावधान। कृषक छात्रवृत्ति योजना में 2000 रुपए बढ़ाने की योजना। अतिरिक्त धनराशि का आवंटन होने की उम्मीद। चुनाव से पहले महत्वपूर्ण होगा इस बार का अनुपूरक बजट। कल होगी कार्यमंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक। शांतिपूर्ण सदन चलाने पर सहमति बनाने का होगा प्रयास। तीन अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। अनुपूरक बजट में छात्रा स्कूटी योजना, वकीलों को कैशलेस इलाज, कृषक छात्रवृत्ति में वृद्धि। तीन अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। लखनऊ से खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? मॉनसून सत्र शुरू होगा जिसमें कई परियोजनाएं शामिल की जाएंगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 3 अगस्त विधानसभा का मॉनसून सत्र की शुरुआत की जाएगी, जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि अनुपूरक बजट में छात्र स्कूटी योजना और नए लिंक एक्सप्रेस को के लिए जो है बजट की जो है व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार से नई एक्सप्रेस वे परियोजना और राज्य मार्गों के को मिले इस बजट से जो है गति, वही वकीलों को कैशलेस इलाज और कृषि छात्रवृत्ति में जो है वृद्धि करने का जो है प्रावधान भी जो है इस बजट में तय किया गया है। मुख्यमंत्री कृषि छात्रवृत्ति योजना में 2000 रुपए बढ़ाने की जो है अतिरिक्त धनराशि के आवंटन भी इस बजट में जो है पेश किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कल होगी इस पूरी मंत्रालय की सर्वदलीय बैठक। तो सभी दलों को बुला करके जो है इस पर पूरा विचार विमर्श किया जाएगा कि ये शांतिपूर्ण सदन चलने के लिए जो है सरकार की तरफ से जो है विपक्षी दलों से अपील भी करी जाएगी। देखा जा सकता है कि इस प्रकार से जो है ये अनुपूरक बजट जो लाया जा रहा है तो कई योजनाओं के तहत जो है प्रवास को जोड़ा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष वहीं पर अपनी दूसरी तरफ की तैयारी कर रहा है, चाहे राम मंदिर मुद्दा हो या कह सकते हैं छात्रों से जुड़े हुए मामले हो, चाहे विश्वविद्यालय से या पेपर आउट के मामले, इस पर जो है
माना जा रहा है कि हंगामे भरा जो है पूरा ये सत्र देखने को मिल सकता है। विपक्ष इन बिंदुओं को लेकर के जो है विधानसभा में आगमन होगा और उनके द्वारा जो है ये मांगे की जाएंगी। अब ये देखना है कि बजट हालांकि सरकार के द्वारा पेश जरूर किया जाएगा, लेकिन उनकी सरकार के द्वारा जिन विषयों पर चर्चा करनी है उन विषयों पर चर्चा न हो करके राम मंदिर मुद्दा और छात्रों का मुद्दा मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से खबर, 3 अगस्त से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट में छात्रा स्कूटी योजना भी होगी शामिल। लखनऊ से खबर, यूपीपीसीएल प्रदेश भर में लगाएगा कैंप, उपभोक्ताओं की विद्युत समस्याओं का होगा निराकरण। यूपीपीसीएल एमडी ने जारी किए निर्देश, प्रदेश भर के विद्युत विभाग के अफसर कैंप में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी ने दिए खास दिशा निर्देश। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल और किसको लगाएगा कैंप। समस्याओं का 1 महीने के अंदर होगा निस्तारण। आज से 31 अगस्त तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। बिल, मीटर, टैरिफ, मोबाइल अपडेट, सभी समस्या होगी हल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? यूपीपीसीएल प्रदेश भर में अब कैंप लगाएगा उपभोक्ताओं की जो भी विद्युत समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि बिजली को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश में काफी जगह जो है प्रदर्शन और उनकी चाहे वो स्मार्ट मीटर को लेकर के जो है काफी समस्याएं देखने को मिली थी, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है निर्देश जारी किए गए हैं और यूपीपीसीएल के साथ उत्तर प्रदेश में जो है जगह जगह पर जो है उनके द्वारा कैंप लगाए गए और कैंप लगा करके जो जनमानस की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जो है दूर किया जाए। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से गर्मी के मौसम में जो है काफी परेशानी जो है आम जनता को झेलनी पड़ी, बढ़ते हुए बिल को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर के बहुत सारे शिकायतें जो है उपभोक्ता केंद्र तक पहुंची, उन्हीं के मद्देनजर मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि आपको यूपीसीएल लगाएगा कैंप, समस्याओं का 1 महीने के अंदर होगा निराकरण। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट के दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ चित्रकूट धाम मंडल में कराए जा रहे पर्यटन विकासों के कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत 84 करोड़ रुपए से ज्यादा की 31 पर्यटन परियोजनाओं पर विमर्श हुआ है, जिसमें शामिल पर्यटन विभाग की 27 परियोजनाओं में चित्रकूट की 15, बांदा की 6, हमीरपुर की 3 तथा महोबा की 3 परियोजनाएं शामिल हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रशासन के साथ, हमारे पर्यटन और संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके ये चर्चा हुई है और चर्चा में जो अगले कार्य लिए जाने हैं और खासकर चित्रकूट तीर्थ विकास परिषद के परिप्रेक्ष्य में
उन सब पर विस्तृत चर्चा होकर निर्णय लिया गया है और ये कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरे हो सकें, ये सरकार का प्रयास है। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से आई है प्रदेश में और माननीय मोदी जी की सरकार देश में आई है, तब से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय को लोग जानने लगे हैं और कई 100 करोड़ रुपए देकर के हमारे चित्रकूट का विकास माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उसकी समीक्षा आज माननीय मंत्री जी ने किया है और विस्तार से चर्चा किया है। जो काम पूरे हो गए थे उनको हैंडओवर करने के लिए, जो काम अधूरे हैं उनको जल्द पूरा करने के लिए और नए प्रपोजल हम लोगों ने दिया है उनको उन्होंने मंजूरी दिया है और जल्द ही उनका भी पैसा जारी करेंगे। खबर सीकर से है, जहां पर जिले के दौद थाना क्षेत्र के सरवड़ी गांव में गर्भवती महिला प्रियंका पर हुए जानलेवा हमले के बाद उसकी मौत, लोगों में भारी आक्रोश है। जयपुर में उपचार के दौरान प्रियंका की मौत की सूचना मिलते हुए ग्रामीण और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग बड़ी संख्या में दौद थाने के बाहर पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू किया। बताया जा रहा है कि 27 जुलाई को घर में घुसकर पड़ोसी युवक ने गर्भवती प्रियंका पर हमला किया था। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए जयपुर ले जाया गया, जहां कई दिनों तक जिंदगी और मौत के संघर्ष करने के बाद उसकी मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। ये जो दोहरे हत्याकांड की घटना एक निर्मम तरीके से चाकू मारकर पूर्व सुनियोजित तरीका से और योजनाबद्ध तरीका से ये हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। हम प्रशासन से ये मांग करेंगे कि इसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 101, धारा 108, धारा 75 लज्जा भंग, बदनीति के इरादे से और धारा 3-5 सुनियोजित और आपराधिक षड्यंत्र रच के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस को हम ये मांग करते हैं, प्रशासन से ये मांग करते हैं, इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल की जाए ताकि समय पर इसके साक्ष्य जुटाए जा सकें। मिर्जापुर में एक बाकी बच्ची का सर कुत्ते के नोचने से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। जिस समय से यह हादसा हुआ, बच्ची घर के बरामदे में लेटी थी और मां घर के बाहर कपड़े धो रही थी। इसी दौरान मौका पाकर कुत्ते ने मासूम बच्ची को दबोच लिया। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर जब मां दौड़कर आई, तब कुत्ता बच्ची को छोड़कर भागा। बच्ची को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामला विंध्याचल कोतवाली के कलना गहरवार का है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में नशे के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मां शारदा मंदिर परिसर में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों के नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना तथा समाज को नशामुक्त बनाने के लिए सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करना था। पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन साहब के निर्देश पर पूरे रीवा संभाग के सभी थाना और चौकियों में आज एक बार फिर लगातार चौथे माह पुलिस जन चौपाल का आयोजन किया गया है। आज मैहर जिले के सभी थानों में एक दिन का जन चौपाल आयोजित है। मैं यहाँ आज देवी जी में जन चौपाल में शामिल हुआ हूँ। इन चौपालों का उद्देश्य जनता से रूबरू होना है, जनता के बीच में परिचर्चा करके मुख्य रूप से जो पुलिस संबंधी समस्याएं हैं उनके बारे में विचार विमर्श करना है, उनका समाधान कैसे हो। पवित्र नगरी में हमारे मैहर धाम में पुलिस वालों के द्वारा जो आज ये कार्यक्रम रखे गए, मैं ये कहती हूँ बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी पहल है। इसी तरह लोगों से जुड़ाव बनेगा पुलिस वालों का, वो जनता के बीच में आएंगे तो लोग अपनी समस्याएं खुल के उनके सामने रख पाएंगे। नहीं, पुलिस बल का डर वैसे भी जनता के बीच में बहुत ज्यादा है। अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर दबते रहते हैं, डरते रहते हैं, उनसे भागते रहते हैं। खबर डिंडौरी से है, जहां पर शिक्षा विभाग से जुड़ा कथित विभागीय मैसेज पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल संदेश में दावा किया गया है कि जिले के स्कूलों में किसी भी पत्रकार या बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर
रोक लगाई गई है। साथ ही स्कूल परिसर की फोटो और वीडियो बनाने तथा मीडिया को किसी भी प्रकार की जानकारी या बाइट देने पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। वायरल मैसेज में यह भी उल्लेख है कि यदि किसी स्कूल की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी। संदेश के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नहीं, ऐसा कोई भी मैसेज मेरे द्वारा नहीं दिया गया है, न कोई ऐसा फरमान जारी किया गया है। अभी कहाँ से आया है ये, इसकी जानकारी मुझे नहीं। तो इस पर क्या कोई कार्रवाई आगे? मैं अपने उच्च अधिकारियों से मैं चर्चा करूँगा इस संबंध में कि कहाँ से ऐसे वायरल है कि कौन का है। खबर बेमेतरा से, जहां पर उप मुख्यमंत्री एवं बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की है। बैठक में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों को जनसेवक की भावना से कार्य करते हुए बेमेतरा को प्रदेश का मॉडल जिला बनाने के निर्देश दिए हैं। जीवन दीप समिति की बैठक और उसके बाद जिले की समीक्षा बैठक हम लोगों ने की है। जीवन दीप समिति में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुचारू रूप से संचालन के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जनरेटर खरीदी से लेकर अन्य उपकरणों की खरीदी, दवाइयों की खरीदी, ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय जीवन दीप समिति की बैठक में लिए हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां पर जिले के रघुनाथनगर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कमलपुर में सार्वजनिक मार्ग पर कथित अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ढेहवार तक जाने वाले शासकीय रास्ते पर कुछ लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिया, जिससे पूजा पाठ और आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार शासन द्वारा देवस्थल से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए सेटलमेंट की शासकीय भूमि पर सार्वजनिक मार्ग छोड़ा गया था। आरोप है कि गांव के 3 लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य कर रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में पहले तहसीलदार रघुनाथनगर द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। समस्या है कि चौरा हम लोग के पूर्वजों का देन है, बनाया हुआ है। पूर्वज लोग डेथ हो गए, उसके स्थान पर हम लोग गांव के काम करते हैं, चौरा का, भैया बरुआ का भी काम करते हैं। और हम लोगों के लिए रास्ता आने जाने के लिए जो गवर्नमेंट सप्लीमेंट की भूमि जो थी रास्ता, और उसमें अतिक्रमण कर करके रामललित, सुभाष और रामचंद्र बैजनाथ के द्वारा पक्के का निर्माण बनाया जा रहा था। जिस समय हम वार्ड रघुनाथनगर जाकर तहसील में इसका स्टे आदेश जारी कराया। हम लोगों को ये परेशानी है कि हम लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बहुत हम लोगों को दिक्कत है, क्योंकि हमारे पुराने रास्ता जो था वो बंद हो चुका, और दूसरे का बगल में उत्तर में दूसरे का पट्टा है, दक्षिण में दूसरे का पट्टा है, तो अपने पट्टे में कोई जाने नहीं देगा। तो यही हम लोगों से विनय है कि शासन सरकार हम लोग को रास्ता हम लोग को देने के लिए कृपया करें। खबर कबीरधाम से, जहां पर लोहारा थाना क्षेत्र में महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतका के पति द्रोणाचार्य वर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पत्नी किरण वर्मा के चरित्र पर संदेह के चलते वारदात को अंजाम दिया।
जानकारी के मुताबिक ग्राम सिंगारपुर के 16 जुलाई को किरण वर्मा का शव खेत में ट्यूबवेल के पीछे मिला था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। साइबर सेल की मदद से साक्ष्य जुटाए गए। जांच के दौरान पति द्रोणाचार्य वर्मा के बयानों में विरोधाभास सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया। सोलह जुलाई को थाना लोहारा क्षेत्र में सिंगारपुर के रहने वाला द्रोणाचार्य के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की आशंका से उसका सूचना थाने में दर्ज कराई गई थी। इस पर से मर्ग पंजीबद्ध करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी और प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला समझ में आने पर BNS की धारा 103 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और लगातार विवेचना के दौरान में उसके पति पर शक संदेह का था, लेकिन चूंकि स्पष्ट नहीं होने पर लगातार मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की जा रही थी और गांव वालों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जब वो मनोवैज्ञानिक के आधार पर पूछताछ की गई तो वह टूट गया और उसने हत्या करना स्वीकार किया है और उसके पति को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।